रूसी टैंक पर यूक्रेनी हमला, यूक्रेनी ड्रोन अटैक में रूसी टैंक कैसे तबाह हुआ, वो तस्वीर अब आपके सामने। Эх, ебать! 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 ये पहली ब्रेकिंग आपके सामने, रूसी टैंक पर यूक्रेनी हमले की ये तस्वीर सामने आई, जहां लगातार रूसी टैंक को ट्रैक किया जा रहा है और उसके बाद देखिए किस तरीके से यूक्रेनी ड्रोन अटैक से इस टैंक को कर दिया गया तबाह। अब डोनेट्स्क में रूस का यूक्रेन पर हमला, एक और बड़ी खबर यह है जहां रूसी ड्रोन से यूक्रेनी ट्रक पर कैसे प्रहार हुआ, उसकी तस्वीरें भी आई है सामने। डोनेट्स्क की यह तस्वीर, एक तरफ जहां रूसी टैंक को यूक्रेन की तरफ से निशाना बनाया गया, वहीं यह तस्वीर सामने आई जहां रूसी ड्रोन से यूक्रेनी ट्रक पर प्रहार हुआ। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, जहां जानिए किस तरीके से डिमिलिटराइज जोन इलाके में नॉर्थ कोरिया की घुसपैठ को लेकर बड़ी खबर आई, जहां जवाब में दक्षिण कोरियाई सैनिकों ने हवा में फायरिंग की है। पुतिन और किम मुलाकात के बाद दक्षिण कोरिया के दावे को लेकर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दें, इसी खबर के तहत अब सामने आ रही तस्वीरों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि सीमा किस तरीके से सीमा पार के इस इलाके के अंदर ये गतिविधि देखने को मिली है और किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस बारे में मेरे सहयोगियों से मैं करूंगी बात। लेकिन उससे पहले जान लीजिए किस तरीके से नॉर्थ कोरिया की घुसपैठ को लेकर, डिमिलिटराइज इलाके में नॉर्थ कोरिया की घुसपैठ को लेकर ये तस्वीर सामने आई है, जहां जवाब में दक्षिण कोरियाई सैनिकों ने हवा में फायर भी किया है। अब एक तरफ पुतिन और किम की मुलाकात, दूसरी तरफ सीमा पर यह गतिविधि, इसका मतलब क्या है, इसको लेकर करेंगे सवाल। उससे पहले बड़ी खबर, अब बड़ी खबर है। अब TV9 संवाददाता सुमित चौधरी से हम ये समझेंगे कि क्या इन तस्वीरों को उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीधी जंग का संकेत माना जाए। वो तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बड़ी खबर सामने आई है कि एक तरफ जहां पुतिन का साथ लगातार नॉर्थ कोरिया के पास है, नॉर्थ कोरिया किस तरीके से अब आक्रामक होता हुआ साउथ कोरिया के खिलाफ नजर आ रहा है। ये उसी तस्वीर, ये वही तस्वीर है जो सबसे बड़ा सबूत है कि आखिर किस तरीके से ये साफ हो गया है कि कैसे अब एक ऐसी मूवमेंट देखी गई है जिसके बाद इसका मतलब समझना जरूरी है। फिलहाल सबसे पहले खबर आखिर है क्या, डिमिलिटराइज जोन इलाके में घुसे नॉर्थ कोरिया के सैनिक, ये बड़ी खबर है। हालांकि जवाब में क्या कहा गया ये आपको बताया, जहां दक्षिण कोरियाई सैनिकों ने हवा में फायरिंग भी की है। इस खबर का सुमित से मतलब समझने से पहले ये खबर आखिर है क्या, आपको यह समझना जरूरी है, क्योंकि DMZ इलाके में ही कई बार घुसपैठ की इससे पहले भी कोशिश हो चुकी है। ये पहली बार नहीं है, पिछले 2 हफ्तों में 3 बार घुसपैठ की इस कोशिश का मतलब अब सुमित समझा दीजिए जो साउथ कोरिया की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। सुमित देखिए, बिल्कुल उनके जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि आज की 3 बार ये कोशिश की गई और खास तौर पे कि डीमिलिटराइज जोन को भी पार कर कर, उसका उल्लंघन कर कर नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने उनके इलाके की तरफ आने की कोशिश की, जिसके बाद हवा में फायरिंग की गई, उनको रोका गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले कई दिनों का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने ये भी बताया कि देखिए पिछले लंबे समय से लगातार नॉर्थ कोरिया 1000 से ज्यादा बैलून, जिसके अंदर पैम्फलेट्स करीबन 3 लाख से ज्यादा पैम्फलेट हैं, सीडीज हैं, कई ऐसे सामान जो है वेस्टेज जो है गार्बेज, वो उनके इलाकों में बेच चुका है। और इसके बाद उनके सैनिक लगातार डीमिलिटराइज जोन को वायलेशन भी कर रहे हैं। अब ये निश्चित तौर पर एक गंभीर वाली बात है, क्योंकि रशिया का व्लादिमीर पुतिन के दौरे के ठीक पहले मैं उस पर बात करूंगी, सॉरी टू बट इन, लेकिन खबर आपने बता दी है क्या। अब ये डीमिलिटराइज जोन आखिर कैसा है ये समझना भी आगे की चर्चा से पहले जरूरी है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर सैन्य गतिविधि की मनाही है। और 248 किलोमीटर लंबा ये जो पूरा इलाका है, 4 किलोमीटर चौड़ा ये जो पूरा इलाका है, आपको बता दें कि 9 जून और 18 जून को भी घुसपैठ को लेकर इनपुट थे। अब जिस तरीके से पिछले हफ्ते के दौरान ये इनपुट सामने आए, आज इस मूवमेंट का समझना, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है सुमित। टाइमिंग इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि रशिया के आ जाने के बाद, खासतौर पे व्लादिमीर पुतिन के नॉर्थ कोरिया आ जाने के बाद
नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा इस तरीके की एक्टिविटीज़ में लिप्त हो चुका है, वो लगातार इसका वॉलेशन कर रहा है। आप देखिए कि साउथ कोरिया ने इससे पहले भी, विजिट से आने से पहले भी बताया था कि उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाने शुरू कर दिए हैं। नए कंस्ट्रक्शन कही जा रही है, लगातार जो इन्फेंट्री है उनकी ब्रिगेड से वो वहाँ पर पहुँच गई है, भारी संख्या में लगातार वहाँ पर गैदर हो रही है। तो ये एक बड़े अलार्म से खासतौर पर जिसको लेकर साउथ कोरिया अलर्ट कर रहा है और ये भी बता रहा है कि देखिए नॉर्थ कोरिया लगातार ये कोशिश अब दोबारा से शुरू कर रहा है। अब अगली खबर पर मनीष आपसे जवाब लूंगी, क्योंकि यूएस को रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सीधी चेतावनी को लेकर अगली बड़ी खबर है। उत्तर कोरिया को हथियार सप्लाई करेंगे, पुतिन कह रहे हैं। कीव को यूएस के हथियार देने पर पुतिन का यह बयान, इसका मतलब क्या है समझना जरूरी है। उससे पहले जानिए पुतिन का यह बयान, किस तरीके से उत्तर कोरिया को हथियार सप्लाई करने को लेकर की गई डील को लेकर जिस तरीके से पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी, दोनों के सैन्य गठजोड़ को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही थी, अब यूएस को रूसी राष्ट्रपति पुतिन की क्या ये सीधी चेतावनी मानी जाए? क्योंकि जिस तरीके से यूएस लगातार हर फ्रंट पर यूक्रेन के साथ खड़ा होता नजर आया है कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में, आज रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूस को मिल रही मदद भी आने वाले वक्त में इस युद्ध को और ज्यादा विध्वंसक कर सकती है। हालांकि बड़ी खबर आखिर है क्या, ये जानिए। बड़ी खबर का ये क्लियर संदेश आखिर क्या है, ये अब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिका को पुतिन ने ये लाउड एंड क्लियर संदेश दे दिया है। ये संदेश क्या है? यूक्रेन को अमेरिका हथियार भेजना बंद करे, नॉर्थ कोरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ेगी, पुतिन को अकेला करने की रणनीति नाकाम, अमेरिका विरोधी देशों को रूस के साथ जोड़ेंगे और अमेरिका का दुश्मन रूस का अच्छा दोस्त। मनीष। बिल्कुल, देखिए पुतिन इस वक्त सह और मात के खेल में बहुत सोच समझकर अपनी चाल चल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से रूस ने क्यूबा में न्यूक्लियर सबमरीन भेजा और उसके बाद अब नॉर्थ कोरिया को हथियार देने की बात कहकर पुतिन ने दरअसल सारा ओनस जो है वो अमेरिका में शिफ्ट कर दिया है कि अमेरिका और पश्चिमी देश अगर यूक्रेन में हथियार भेजेंगे तो हम अपने सहयोगी देशों को क्यों नहीं भेजें, अगर उन्हें दबाव लगता है तो। और देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा अगर नॉर्थ कोरिया बहुत अधिक अग्रेसिव हो जाए। अभी तक आपने बलून से कूड़ा कचरा फेंकते हुए देखा था या डीमिलिटराइज जोन में जाकर कुछ एक्टिविटी करते हुए देखा था। मुझे लगता है ये सब तो कुछ नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि रियल वॉर होता हुआ कोरियन प्रायद्वीप में होगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को लग गया कि अब हमें रूस का समर्थन हासिल है। यहीं पर सबसे बड़ी कहानी शुरू होती है। याद करिए, जब पुतिन पहली बार बीजिंग गए तो फिर रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। पुतिन और जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई तो मिडिल ईस्ट में चाहे हमास, हिजबुल्लाह, हूती सब एक्टिव हो गए। अब पुतिन नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन से मिलकर आए। इसका मतलब युद्ध का तीसरा फ्रंट किसी भी दिन शुरू हो सकता है। और इसका मतलब यह भी कि अमेरिका एक तरह से इस वक्त दो मोर्चों पर उलझा हुआ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद जारी है, हथियारों की सप्लाई में तेजी का दबाव ज़ेलेंस्की की तरफ से भी बढ़ रहा है। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब नॉर्थ कोरिया के साथ जिस तरीके से दोस्ती बढ़ाते जा रहे हैं, उसी दोस्ती को लेकर पूरी दुनिया में स्पेक्यूलेशंस भी लगाए गए हैं। और अब आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका के उस बड़े फैसले को लेकर है जो पैट्रियट मिसाइल पर अमेरिका का फैसला हुआ है। दूसरे देशों की जगह पहले यूक्रेन को पैट्रियट देंगे और एनएसएम्स मिसाइल्स पर भी यूक्रेन को प्राथमिकता देने का मतलब क्या है? सवाल मनीष आप ही से इसको लेकर होगा। हालांकि अमेरिकी पैट्रियट यूक्रेन की ताकत किस तरीके से बढ़ाने वाली है, इसको लेकर पहले जान लीजिए कि इस वक्त खबर क्या सामने आई है। खबर यह सामने आई है कि पहले यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल अमेरिका देगा, दूसरे देशों के ऑर्डर रोककर यूक्रेन को पैट्रियट सप्लाई को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आई। नासैम्स मिसाइल पर भी यूक्रेन को प्राथमिकता। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी जॉन किर्बी का ये जो बयान सामने आया है, ये खबर है। अब इसका असर क्या हो सकता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यूक्रेन को यूएस पैट्रियट मिसाइल की सप्लाई में तेजी, पैट्रियट से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को मिलेगी मजबूती। और अब संदेश क्या है? युद्ध के 847 दिन बाद भी यूक्रेन के साथ अमेरिका रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेगा। एक शॉर्ट रिएक्शन मनीष, उसके बाद सुमित खबर को लेकर पैट्रियट के किस तरीके से यूक्रेन की ताकत बढ़ाएंगे ये आपसे समझूंगी। पहले मनीष। देखिए सुरभि, अगर आसान भाषा में कहूं तो पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल को लेकर अमेरिका के सहयोगी देशों में भी दंगे हो सकते हैं। कहने का मतलब यह कि आप देखिए कि अमेरिका एक लिमिटेड मात्रा में पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल बनाता है। अब उसको वो किसको देगा? यूक्रेन को देना मजबूरी है, क्योंकि यूक्रेन में इस वक्त युद्ध चरम पर चल रहा है। वहीं नाटो के तमाम देश मांग कर रहे हैं, उनको वो सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं। ताइवान बहुत उम्मीद लगाए बैठा है
क्योंकि चीन का दबाव बढ़ रहा है। इजराइल के तरफ से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो खुलकर मोर्चा शुरू कर दिया है कि हमें हथियार नहीं मिल रहे। आप सोचिए अमेरिका के सामने कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर है, और सबसे बड़ी बात है कि उसके पास नॉर्थ कोरिया जैसे हथियार बनाने वाली फैक्ट्री भी नहीं है। जो बनाएगा वो अमेरिका ही बनाएगा। यही इस युद्ध का सबसे बड़ा यहाँ पर टेक्निकल पहलू आएगा, जहां अमेरिका के लिए जान जो है वो न उगलते बनेगी न निगलते बनेगी। ठीक है, अब आपको हम अमेरिका की ओर से आई इस लाउड खबर की क्लियर पिक्चर भी दिखा देते हैं, यानी पैट्रियट मिसाइल की वो तस्वीरें जो आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के विध्वंसक युद्ध में भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। सुमित, इसको लेकर आपसे सवाल करूंगी, उससे पहले इंफॉर्मेशन। जहां सतह से हवा में प्रहार करने वाली इस मिसाइल का वजन 312 से 914 किलोग्राम है, लंबाई 15.10 से 17.1 फीट, और रेंज की बात करें तो 30 किलोमीटर से 160 किलोमीटर इसकी रेंज है। विनाशक पैट्रियट बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराने में ये सक्षम है, और इसके लॉन्चर में 16 मिसाइलें होती हैं जो पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त भी कर सकती हैं। अब पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल खाड़ी युद्ध और फ्री इराक मिशन में भी हो चुका है। हालांकि पैट्रियट मिसाइल की इस ताकत को देखते हुए ये जो इंफॉर्मेशन हमने आपके सामने रखी है, उसी लिहाज से सुमित समझा दीजिए कैसे आज के हालात में ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। देखिए, बिल्कुल गेम चेंजर तो साबित हो ही रही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है। और अभी इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि अभी देखिए अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया, व्हाइट हाउस की तरफ से, कि यूक्रेन को दिए जाने वाला सामान, वो सारे सामान इस्तेमाल कर सकता है जो रशियन ट्रूप यूक्रेन की टेरिटरी में आ रहे हैं, उन सभी इलाकों में इस्तेमाल कर सकता है। यानी खैरसोन या फिर इस आसपास के इलाकों के अंदर खुले तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पैट्रियट का सबसे इंपॉर्टेंट है कि 160 किलोमीटर का जो दायरा इसका सबसे आप कह सकते हैं ऑपरेशनली बहुत सटीक है, उस एरिया के अंदर यूक्रेन इनका इस्तेमाल करेगा। और यह भी देखना होगा कि अब रशियन फोर्सेस को जो लगातार इन इलाकों में घुसने की कोशिश कर रही है, उनके लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन मनीष, एक सवाल उस लिहाज से समझना चाहूंगी, क्योंकि पुतिन जिस तरीके से ज्यादातर इलाके पर कब्जे का दावा कर रहे हैं, क्या उन्हीं इलाकों पर इसके इस्तेमाल को लेकर यूक्रेन के लिए हम गेम चेंजर साबित हो सकता है, ये समझने की कोशिश करेंगे? देखिए, यूक्रेन के पास अभी 2 बैटरी है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो बहुत कारगर नहीं हुए हैं या कारगर हुए। 50-50% का परसेंटेज है। हालांकि रशियन बार बार कहते हैं कि हमने उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया। मान लीजिए कि वो सही सलामत भी है। अब सवाल यह है कि चाहे डीपीआर हो, एलपीआर हो, खिरसोन हो, ज़ेपोरिजिया हो, इन इलाकों में आपको पैट्रियट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा क्रीमिया के पास अगर अटैक करने की जा रहे हैं, वहाँ उन इलाकों में जरूरत पड़ेगी। कीव को बचाने के लिए जरूरत पड़ेगी, खार्किव, लबीब, तमाम पूरा यूक्रेन को बचाने के लिए जरूरत पड़ेगी। और इन सबसे अलावा यूक्रेन और पोलैंड का जो बॉर्डर है, या फिर जो दूसरे और सहयोगी कंट्री, कहाँ कहाँ आप पहुँचाएंगे। देखिए, डिमांड कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इसलिए मैं एक बात महत्वपूर्ण कह रहा हूँ कि देखिए युद्ध कितना बड़ा धंधा है। आज इस बयान के आने के बाद से आप देखिएगा कि पैट्रियट बनाने वाली कंपनी के शेयर बाजार में कितना उछाला होता है, और वो उसको कितना प्रॉफिट होता है। यही अमेरिका का असली धंधा है इस युद्ध के बहाने। अब पुतिन के कदम से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव को लेकर भी आज एक बड़ी खबर है, और कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव को लेकर अगर संभव हो तो वो तस्वीर एक बार इंफॉर्मेशन वॉल पर जरूर दिखाइएगा, क्योंकि उस लिहाज से मैं हमारे सहयोगियों से चर्चा भी करूंगी। पुतिन के बयान से चिंता में अमेरिका है, और अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता का जो बयान सामने आया है, उसको लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब पुतिन के कदम से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव का मतलब क्या है, मनीष जरा ये भी समझा दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उत्तर कोरिया अग्रेसिव होता है या उत्तर कोरिया रोग हो जाता है, वो कोई एक्शन लेता है, तो ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया से लड़ेगा। वहां पर जापान भी एक खतरा बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का भी बॉर्डर पास है। तो यानी उत्तर कोरिया किसी भी दिशा में, देखिए उत्तर कोरिया मिसगाइडेड मिसाइल है, वो कहां फटेगा, किस तरफ जाएगा, किसी को नहीं पता। इसीलिए पुतिन ने बहुत सोच समझकर किम जोंग उनको आगे कर दिया है। अब अमेरिका को कह दिया कि अब आप देख लो। अब वो अमेरिका कहां कहां हैंडल करेगा, ताइवान हैंडल करे, इजराइल हैंडल करे, यूक्रेन हैंडल करे, या यहां पर कोरिया और जापान को देखे। अमेरिका के लिए यहां पर बहुत बड़ा धर्म संकट पुतिन ने खड़ा कर दिया। ये धर्म संकट इन तस्वीरों से भी सुमित बड़ा है, जहां पर ये जेस्चर्स, ये बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व की जाती है। ना सिर्फ उनका जाते वक्त फ्लाइट में सीधा ये हैंड इस तरीके से, मतलब वो दोस्ती वाला कि ये दोस्ती यारी पक्की है, ये बहुत ज्यादा स्पेक्युलेट किया जा रहा है। इसलिए इन तस्वीरों को लेकर चर्चा कर रही हूं, जहां दोनों एक तरीके से ड्राइव करते हुए कितनी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री इनकी बढ़ चुकी है, इस लिहाज से स्पेक्युलेशंस लगाए जा रहे हैं।
देखिए, नॉर्थ कोरिया से आई एक एक तस्वीर अपने आप में एक मैसेज है। आप देखिए कि जब व्लादिमीर पुतिन पहुंचे उसके बाद लगातार खुद वहां पर किम जोंग उन उनके स्वागत के लिए खड़े थे। रेड कारपेट से स्वागत किया गया, रोजेस से स्वागत किया गया और उसके बाद एक गाड़ी गिफ्ट करते हैं। लगातार जो पोस्टरिंग थी दोनों की, हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए, और जो जिस तरीके का भव्य आयोजन किया, ये नॉर्थ कोरिया में आज तक इससे पहले कभी नहीं किया गया किसी लीडर के लिए। और निश्चित तौर पर ये पोस्टरिंग या फिर आप कह सकते हैं कि ये बॉडी लैंग्वेज अपने आप में दर्शा रही है कि इनकी बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ अपने सहयोग से नहीं होगा, बल्कि आने वाले वक्त में अगर वर्ल्ड वॉर या फिर आप कह सकते हैं कोई भी वॉर छिड़ती है तो ये दोनों साथ खड़े होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक ऐसा मैसेज है जो पूरे वर्ल्ड के लिए, खासतौर पे अमेरिका के लिए, कि देखिए अब हम दोनों एक साथ खड़े हैं। हम दोनों पे से किसी पर भी अटैक करेंगे या कन्फ्रंटेशन होगा, हम दोनों एक साथ आके आपसे लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर ये पोस्टिंग और मैसेजेस अमेरिका के लिए और खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। चलिए एक और बड़ी खबर का इस बीच में रुख करती हूं, क्योंकि अब खबर है सीरिया में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के हमले को लेकर, जहां हवाई हमले में आईएसआईएस के बड़े अधिकारी की मौत को लेकर भी खबर आई है। तो सीरिया में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का हमला और बड़ी खबर है, हवाई हमले में आईएसआईएस के बड़े अधिकारी की मौत हो गई है। और अब नोगा सीईओ गोल्डस्टीन का दावा, इजराइल, बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण युद्ध के लिए तैयार नहीं है। युद्ध हुआ तो बिजली सप्लाई का वादा नहीं। तो हिजबुल्लाह से पूर्ण युद्ध तो इजराइल में किस तरीके से ब्लैकआउट, ये बड़ी खबर है, जहां आप जानिए कि हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण युद्ध के लिए तैयार नहीं है। कहा युद्ध हुआ तो बिजली सप्लाई का वादा नहीं। बीते 2 दिन से इजराइल के लड़ाकू विमान दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। ताजा हमले में हिजबुल्लाह का हथियार डिपो और सैन्य मुख्यालय तबाह किया। इजराइल की वायुसेना ने एता अल शाब इलाके में बम बरसाए, हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर सेंटर नष्ट किया। हमले में कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया। जवाब में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल को दहलाने की कोशिश की। किरियत शुमाना के रिहायशी इलाकों में कत्यूशा रॉकेट दागे। इस दौरान इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम हर हमले को नाकाम करता रहा। वैसे हमास की तरफ से इस फ्रंट की भी खास बात यह है कि हिजबुल्लाह इजरायली हमलों के आगे टूट नहीं रहा है, वो हर हमले का माकूल जवाब दे रहा है। इससे इजराइल की सेना विचलित है। इसी के बाद इजरायली फोर्स के प्रवक्ता ने हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने की बात कही। साथ ही लेबनान के लोगों को हिजबुल्लाह के प्रति आगाह किया। कहा कि हिजबुल्लाह उनका इस्तेमाल कर रहा है, उनकी आड़ लेकर बचने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल को करारा जवाब दिया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने इजराइल को खुली धमकी दी। कहा कि हिजबुल्लाह को इजराइल के कोने कोने के बारे में जानकारी है, हर हिस्सा, हर प्रतिष्ठान हिजबुल्लाह के टारगेट पर है। इजराइल ने फुल स्केल वॉर छेड़ी तो जवाब में पूरा इजराइल हिजबुल्लाह के ड्रोन, मिसाइलों और रॉकेट की जद में होगा। नसरल्लाह ने ये बातें हिजबुल्लाह कमांडर तालेब की मौत पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। ये भी कहा कि हिजबुल्लाह सीधी जंग नहीं चाहता है, वो सिर्फ गाजा में इजरायली कार्रवाई का विरोध कर रहा है और हमास का समर्थन करता है। लेकिन नसरल्लाह की इस धमकी को इजराइल हल्के में नहीं ले रहा है। असल में एक दिन पहले ही हिजबुल्लाह ने ड्रोन कैमरे से इजराइल के हाइफा पोर्ट को कभी भी टारगेट पर ले लेने का दावा किया था। एयर डिफेंस मिसाइल स्टोर, आयरन डोम, फाइटर जेट तक को तबाह कर देने की धमकी दी थी। यह कदम तब उठाया था जब इससे ठीक पहले इजराइल ने लेबनान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया था। ये खास रिपोर्ट आपने देखी। अब इजराइल की बिजली कंपनी नोगा के सीईओ शॉल गोल्डस्टीन ने आखिर क्या कहा है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां कह रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। अगर युद्ध हुआ तो बिजली सप्लाई का वादा नहीं। युद्ध के 72 घंटे बाद बिजली सप्लाई करना नामुमकिन। हिजबुल्लाह हमारे पावर ग्रिड को निशाना बना सकता है। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट हैं। रॉकेट का इस्तेमाल पावर ग्रिड को तबाह करने के लिए भी संभव है। नसरल्लाह बैरूत की मदद से पावर ग्रिड तबाह कर सकता है। अब इस धमकी का, इस बयान का मतलब क्या इस लिहाज से सही समझा जाए, या कह दे कि सुमित क्लियर शब्दों में यह बता दिया गया कि यह नामुमकिन है?
देखिए नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मुश्किल भरा जरूर होगा, क्योंकि अभी आप देखिए कि इसी के बाद होम फ्रंट कमांड जो है इजराइल की, उसने भी वहां के लोगों को जाकर ये आगाह किया, उनको अलर्ट किया कि आप अपने घर के अंदर बिजली, पानी या फिर आप कह सकते हैं कि साजो सामान इकट्ठा कर लीजिए, आप अपने घर पे पोर्टेबल अपने जो चार्जर्स हैं वो मंगा लीजिए, बैटरीज मंगा लीजिए एडिशनल। तो इस तरीके की तैयारियां इजराइल भी कर रहा है। इजराइल को ये निश्चित तौर पर पता है कि हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स की है, निश्चित तौर पर उनके संवेदनशील इलाकों को, महत्वपूर्ण इलाकों को टारगेट करेगा। बिजली, पानी और खासतौर पे जो मुख्य सुविधा वाली जगह हैं उनको टारगेट करने के बाद वो लोगों में तो आप कह रहे हैं इजराइल की भी तैयारी है, ये तैयारी आखिर है क्या, और इस तैयारी को अब अमल में लाने को लेकर मनीष किस तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बात कही जा रही है, इसी को लेकर होगा सवाल। क्योंकि एक तरफ इजराइल की बिजली कंपनी के सीईओ जहां ये दावा कर रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह के साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं, वहीं दूसरी ओर इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ विध्वंसक प्लान बना रहा है। यही अगली बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में आईडीएफ है, और आईडीएफ ने लोगों को इमरजेंसी अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तरी इजराइल के लोगों को जारी किए गए अलर्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, लेकिन उससे पहले अब ये बड़ी खबर आई है। उत्तरी इजराइल के लोगों को जारी किया गया अलर्ट, जहां देखिए किस तरीके से इजराइल की तरफ से इस पूरे प्लान को लेकर, हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब इजराइल की होम फ्रंट कमांड ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। आपको हम ये बताते हैं कि इजराइल के लोगों को आखिर क्या कहा गया है। उत्तरी इजराइल के लोगों के लिए अलर्ट है। लोगों को जरूरी सामान स्टोर करने को कहा गया है। बैटरी, खाना, पानी और दवाई स्टोर करने को कहा गया है, जिसके बारे में सुमित भी जिक्र कर रहे थे। हिजबुल्लाह उत्तर में मुख्य जगहों पर अटैक कर सकता है, और हिजबुल्लाह के अटैक के बाद जरूरी चीजों की किल्लत की भी आशंका है। लेकिन मनीष, सवाल यह है कि हिजबुल्लाह उत्तर के मुख्य जगहों पर अटैक कहां कर सकता है, और जाहिर सी बात है इजराइल भी इस बात से वाकिफ है कि हिजबुल्लाह की प्लानिंग क्या है। उसी काउंटर अटैक को लेकर ही तो इस प्लानिंग को लेकर दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए 7 अक्टूबर के हमले के बाद गाजा में हमास से बदला लेना और हिजबुल्लाह से लेबनान में जाकर जंग लड़ने में को लेकर फर्क क्या है। फर्क यह है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल का एक एक व्यक्ति बदला लेना चाहता था, इसलिए आईडीएफ को तमाम तरह के संसाधन दिए गए। वैश्विक जनमत भी तो उस वक्त इजराइल के सपोर्ट में था, और तब देखिए 8 महीने से हमास से जंग चल रही है। लेकिन जब हिजबुल्लाह से लड़ने की बात आ रही है तो उस वक्त इजराइल के लोगों को भी लगता है कि इस जंग को टाला जा सकता था, इस जंग को करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हमास से जंग इजराइल के एक एक व्यक्ति का फैसला था, तो हिजबुल्लाह से जंग सिर्फ इजराइल के जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका फैसला है। वो आईडीएफ को कमांड दे रहे हैं कि नहीं, तुम्हें ये जंग लड़नी है। क्योंकि अगर जंग नहीं लड़ेंगे तो फिर नेतन्याहू की गद्दी नहीं बचेगी, तो इसलिए एक जंग कंटिन्यू रहना चाहिए। यहां पर दिक्कत यह है कि इजराइल के साथ अमेरिका के अलावा और कोई खड़ा नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह कहां तक अटैक कर सकता है। देखिए अभी तो हिजबुल्लाह किरियात सिमोना, गलीली या फिर मेतुला जैसे इलाकों में हमला करता है, या फिर हाइफा तक वो टारगेट करने की बात कर रहा है। लेकिन उसके पास ऐसे वेपन्स हैं जिससे वो तेल अवीव, जेरूसलम और साउथ इजराइल तक भी हमला कर सकता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। चलिए, रूस यूक्रेन फ्रंट और साथ ही इजराइल और हिजबुल्लाह फ्रंट की बात हमने कर ली। अब दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी की बात होगी, क्योंकि साउथ चाइना सी में चीनी तटरक्षक बलों ने फिलीपींस की नौसेना पर धारदार हथियारों से हमले को अंजाम दिया है। फिलीपींस नेवी के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प हुई है। आपको सबसे पहले चीनी हमले का 50 सेकंड का यह वीडियो देखना चाहिए, और उसके बाद पूरी खबर विस्तार से होगी आपके सामने। समंदर में चीन के कई सैनिक फिलीपींस के सैनिकों से उलझ गए हैं। उन्होंने फिलीपींस नेवी के जवानों को धमकाने की कोशिश की है। इलाका छोड़कर जाने की धमकी की ही ये तस्वीर आप देख रहे हैं। चीनी सैनिकों के हाथों में धारदार हथियार नजर आए। इन हथियारों से फिलीपींस के सैनिकों पर हमला किया गया। चीन के फिलीपींस पर जो गंभीर आरोप हैं वो वीडियो से भी साबित होते हैं। चीनी तटरक्षक बल के जवानों ने फिलीपींस की नौसेना के जवानों पर चाकू से हमला किया। तलवार से हमला किया, कुल्हाड़ी से हमला किया, डंडे से हमला किया,
दक्षिण चीन सागर के इस इलाके को छोड़ देने की लगातार धमकी देते रहे। वीडियो देखेंगे तो पाएंगे कि कई जगह चीन के सैनिकों ने निहत्थे फिलीपींस के सैनिकों पर जानलेवा हमले के साथ साथ उनसे लूटपाट भी की। हथियारों से भरे बैग और खाने पीने के सामान छीन लिए। कायर चीन ने फिलीपींस की 2 मोटर बोट को अपनी 8 मोटर बोट से घेरा हुआ था। वो सायरन बजाते हुए यहां पहुंचे थे। फिलीपींस की 2 नौकाओं को बार बार टक्कर मारकर उस पर चढ़ने की कोशिश की। एक बोट पर चाकू से हमला करके उसे नष्ट कर दिया। इस हिंसक झड़प में फिलीपींस के एक सैनिक का अंगूठा कट गया। झड़प के दौरान ही फिलीपींस के कुछ सैनिक उस जवान को फर्स्ट एड वगैरह देते दिखे। फिलीपींस की सेना ने बाद में उस घायल जवान का एक वीडियो अस्पताल से भी जारी किया। फिलीपींस के जनरल रोमियो ब्राउनर ने चीन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के सैनिकों के खिलाफ चीन ने पहली बार इस तरह के धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया। फिलीपींस नेवी के जरूरी उपकरण 8 M4 राइफल जब्त कर ली। फिलीपींस के बोट जब्त कर लिए। फिलीपींस की सेना ने चीन से अपने लूटे गए हथियार और दूसरे जरूरी सामान वापस मांगे हैं। चीन ने फिलीपींस की इस मांग पर बाद में हेकड़ी दिखाई। फिलीपींस के आरोपों को सिरे से नकार दिया। कहा कि फिलीपींस के सैनिकों ने चीनी तटरक्षक बलों की चेतावनी की अवहेलना की और दक्षिण चीन सागर में उसके जल क्षेत्र का अतिक्रमण किया। ये खास रिपोर्ट आपने देखी। मनीष, सवाल फिलीपींस की तरफ से चीन पर लगाए गए आरोप के बाद क्या कहा गया? बताइए, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसके बाद कोई भी व्यक्ति ये जवाब दे कि दुनिया के किसी भी देश के सैनिकों का ऐसा रवैया होता है, ये किस पता नहीं पीएलए वाले किस बर्बर जमाने के लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, यहाँ 3 कैटेगरी के लोग हैं जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। एक है पीएलए यानी कि चाइनीज नेवी, चाइनीज कोस्ट गार्ड और इसके अलावा चाइनीज मिलिशिया। मुझे लगता है कि यहाँ नेवी और कोस्ट गार्ड को भी आप मिलिशिया के तौर पर ही रखें। और ये मिलिशिया वाले वो लोग हैं जिनकी हरकतें देखिए, लाठी डंडे रॉड धारदार हथियार, इसके जरिए कोई सीमा की सुरक्षा करता है क्या? किस जमाने में चाइनीज हैं? तो बेसिकली यही चाइनीज मेंटालिटी है, जहां कोई छोटा देश मिले उसके साथ आप ऐसी हरकतें करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया गलवान में देखी थी कि भारतीय सैनिकों ने कैसे चाइनीज को सबक सिखाया था। अब फिलीपींस वाले भी बहुत जल्दी यही करने वाले हैं। लेकर कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, क्योंकि विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के सैनिकों के बीच ये हिंसक झड़प 17 जून को हुई थी। और उस दिन फिलीपींस नेवी के जवान 2 बोट में सवार होकर ही द्वितीय थॉमस सोल द्वीप पर बनी अपनी चौकी पर तैनात सैनिकों को हथियारों और खाद्य सामग्री की आपूर्ति पहुंचाने गए थे। आरोप यह है कि चीनी सैनिकों ने उन पर उसी वक्त पूरी तैयारी के साथ हमला कर दिया। फिलीपींस आर्म्ड फोर्सेस ने चीन के इस हमले की तुलना समुद्री डाकुओं से की है। लेकिन इस हिंसक झड़प से पहले हुआ क्या? एक वीडियो इसका भी सामने आया है जो यह बताता है कि चीन अब विवादित दक्षिण चीन सागर को लेकर आक्रामक हो चुका है और अपने बनाए नए कानून के तहत कार्रवाई कर रहा है। विवादित दक्षिण चीन सागर के द्वितीय थॉमस सोल क्षेत्र में फिलीपींस के सैनिकों पर चीनी हमले से ठीक पहले का ये वीडियो भी खूब वायरल है। हमले से पहले चीनी कोस्ट गार्ड के कई जहाजों ने द्वीप पर आपूर्ति पहुंचाने जा रहे फिलीपींस नेवी की बोट का दूर तक पीछा किया था। यहां भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव की स्थिति बनी थी। उस समय चीनी कोस्ट गार्ड ने कहा था कि फिलीपींस के जहाज ने सेकंड थॉमस शोल के करीब से एंट्री ली थी, जो चीन का जल क्षेत्र है। फिलीपींस ने चीन के इस आरोप का वही खंडन किया था। लेकिन बाद में इन्हीं चीनी तटरक्षक बलों ने किनारे पर पहुंचते ही फिलीपींस की बोट पर हमला कर दिया। असल में चीन और फिलीपींस के बीच द्वितीय थॉमस शोल दशकों से विवाद की बड़ी वजह है। यहां पिछले साल भी दोनों देशों की सेना के बीच इसी तरह का टकराव देखने को मिला था। आज की बात करें तो चीनी सेना के जहाज आज भी फिलीपींस के करीब देखे गए। और जहां तक बात साउथ चाइना सी के इस हिस्से में चीन की आक्रामकता की है, तो यहां दबदबा कायम करने के लिए चीन ने हाल ही में नया मैरीटाइम कानून बनाया है, जिसके तहत दक्षिण चीन सागर में घुसपैठ के गंभीर मामलों में चीन आरोपी को 60 दिन तक बिना ट्रायल के हिरासत में रख सकता है। चीन के इस नए कानून पर फिलीपींस के राष्ट्रपति ने तुरंत आपत्ति जताई थी और इसे चिंताजनक करार देते हुए संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा उठाने की चेतावनी दी थी। अब एक मैप के जरिए
चीन और फिलीपींस के सैनिकों के बीच दक्षिण चीन सागर में ये जो हिंसक झड़प हुई है उसकी लोकेशन समझाएंगे। और सुमित और मनीष प्लीज मुझे ज्वाइन करिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। दक्षिण चीन सागर में आपको बता दें सेकंड थॉमस शॉल, और ये वो आइलैंड है, ये स्प्रैटले आइलैंड में पड़ता है, ये जलमग्न चट्टानों वाला पूरा इलाका है। हालांकि इसकी खासियत, इसके बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि फिलीपींस के तट से सेकंड थॉमस शॉल की दूरी ही 200 नॉटिकल मील यानी 370 किलोमीटर से भी कम की ये दूरी है। और फिलीपींस का मनीष यहां पर दावा, सुमित, दावा ये है कि ये समुद्री इलाका उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में पड़ता है। सुमित, देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें कि लगातार फिलीपींस यहां से अपने इन इलाकों की तरफ रसद साजो सामान और जरूरी चीजें, क्योंकि ये समंदर का वो इलाका है जो चारों तरफ से कटा हुआ है, इसके पास ना तो साजो सामान है यहाँ पे रहने वाले लोगों का, और लगातार फिलीपींस इन इलाकों में डिप्लॉयमेंट करता रहता है। इससे पहले भी 4 से 5 बार लगातार उन वाटर कैनन की मदद से कोस्ट गार्ड के शिप्स को फिलीपींस के गिराया गया, उनको लगातार डुबाने की कोशिश की गई। और 15 जून को अचानक से चीन ने ये कानून ला दिया कि अब ये इलाका जो है वो चीन का होगा, और चीन के इस इलाके में अगर कोई भी रसद या साजो सामान कोस्ट गार्ड के शिप फिलीपींस के लेकर आते हैं तो फिर उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनके साथ सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। 17 जून को ये कार्रवाई की गई। अब 17 जून की खबर हमने समझा दी, लेकिन इसका बेस क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है मनीष, उस लिहाज से चर्चा करूंगी। क्योंकि फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर के लावारिस पड़े इस क्षेत्र पर 1999 में अपना दावा जताया था, और फिलीपींस ने 1999 में ही यहां पहली बार अपना एक आउटपोस्ट यानी नौसेना की चौकी भी बनाई थी। इसी चौकी पर 17 जून को फिलीपींस की नेवी खाने पीने के सामान और हथियारों की आपूर्ति करने के लिए पहुंची थी। चूंकि चीन पूरे साउथ चाइना सी को अपना इलाका बताता है, इसलिए उसकी कोस्ट गार्ड ने यहां पर फिलीपींस के सैनिकों पर हमले को अंजाम दिया, जिसके बारे में मनीष ने थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन साउथ चाइना सी पर चीन के अलावा फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे साउथ कोरिया के, साउथ एशिया के कई देश भी दावा जताते रहे हैं। और असल में इसकी वजह क्या है, यहां का ये जो बिजनेस रूट जिसके बारे में सुमित अभी जिक्र भी कर रहे थे, क्योंकि साउथ चाइना सी के रास्ते दुनिया का 21% व्यापार होता है। और भारत की अगर यहां पर बात करें तो साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट से भारत का 55% व्यापार होता है। वैसे चीन के इस नए हमले की तुलना गलवान से की जा रही है, और फर्क सिर्फ इतना है कि चीन के सैनिक यहां फिलीपींस के सैनिकों पर हावी दिखे, जबकि 4 साल पहले पूर्वी लद्दाख में वो भारतीय सैनिकों के हाथों से पिटकर लौटे भी थे। इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि थोड़ी देर पहले आप यही बात चीन को लेकर समझा भी चुके हैं अलग परिप्रेक्ष्य में, लेकिन ये बात हर बार जरूर सामने आती है। बिल्कुल सुरभि, देखिए इस मैप को देखिए, ये सब कुछ अपने आप में बताता है। ये है चीन, वहीं दूसरे और जो पड़ोसी देश है उधर ताइवान, फिलीपींस, इधर आप देख रहे हैं वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब। अब ये जो नीले आकार का दिख रहा है ये आपको साउथ चाइना सी है। चीन का कहना है कि जहां तक आपको नजरें जाती है सारा इलाका हमारा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला है कि ये जो रेड डॉट आप देख रहे हैं ये फिलीपींस का विशेष आर्थिक जोन है, यानी फिलीपींस के मेन आइलैंड से यहां तक का जो पानी का हिस्सा है ये फिलीपींस का इलाका होगा। और इसी में जो ये 2 आइलैंड आप देख रहे हैं स्प्रेटली और थॉमस शोल, दरअसल यहां पर तेल, गैस और फिश के यानी कि मछली का बहुत बड़ा भंडार है यहां पर, ये माना जाता है। अब दिक्कत देखिए, चीन वहां से यहां तक कहेगा कि हमारा अधिकार है, लेकिन ये फिलीपींस का इलाका नहीं होगा। यही सबसे बड़ी बात, अगर फिलीपींस कल दिन कह दे कि यहां पर हमारा हिस्सा है तो चीन को कैसा लगेगा? चीन की सबसे बड़ी समस्या यही है।